राजनीति में शोर तो बहुत होता है, लेकिन आज हम उस शोर से हटकर बात करेंगे सिर्फ आंकड़ों की, जमीनी हकीकत की। और हमारा फोकस होगा असम के एक खास निर्वाचन क्षेत्र गोसाई गांव पर। यह विश्लेषण किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ये बस एक आईना है जो जमीन की आवाज को आंकड़ों की जुबान में पेश करता है ताकि शासन लोगों की जरूरतों के और करीब आ सके। तो चलिए गोसाई गांव की राजनीतिक जमीन को आंकड़ों की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। गोसाई गांव को समझने के लिए पहले वहां की जमीन की नब्ज को पकड़ना होगा। देखिए, ये एक कृषि प्रधान इलाका है जहां हथकरघे की कला पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के कुछ स्याह पहलू भी हैं। हर साल आने वाली बाढ़ जो सब कुछ तबाह कर देती है, इंसानों और हाथियों के बीच का संघर्ष जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता है, और सबसे बड़ी बात, बुनियादी सुविधाओं की कमी, टूटी सड़कें, आती जाती बिजली, साफ पानी की किल्लत। ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, ये वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। अब बात करते हैं यहां के सामाजिक ताने बाने की, जो काफी पेचीदा है। यहां अनुसूचित जनजाति, खासकर बोडो समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और बोडोलैंड की पहचान का ये एक अहम केंद्र है। इनके साथ साथ मुस्लिम और आदिवासी समुदायों की भी एक बड़ी संख्या है और इन सभी समुदायों के मन में नागरिकता यानी एनआरसी और सीएए और जमीन के हक को लेकर गहरी चिंताएं हैं। हर कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। ये एक ऐसा सामाजिक समीकरण है जिसे कोई भी राजनीतिक ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकती। गोसाई गांव के वोटर काफी जागरूक हैं। यहां वोटिंग हमेशा 80 से 90% के बीच रहती है, जो लोकतंत्र में उनके यकीन को दिखाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। 2001 में जो टर्नआउट 90% से ऊपर था, वो 2021 में घटकर 82% पर आ गया। अब ये गिरावट भले ही मामूली लगे, पर यह एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है। शायद वोटरों का एक हिस्सा सिस्टम से निराश हो रहा है या फिर खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। नेताओं को इस इशारे को समझना ही होगा। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम चुनावी चुनौती के आंकड़ों को समझेंगे, फिर राजनीतिक पतन के कारणों को कुरे देंगे। इसके बाद हम सीधे मतदाताओं की आवाज सुनेंगे कि उनकी असल जरूरतें क्या हैं, और आखिर में हम जमीन पर चीजों को फिर से खड़ा करने के लिए एक 90 दिन का खाका देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनावी चुनौती की, यानी वो आंकड़े जो किसी भी उम्मीदवार के सामने पहाड़ बनकर खड़े हैं। 2021 के चुनाव को देखिए। जीत का अंतर था 10,343 वोट। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर था 0, शून्य, क्योंकि उन्होंने कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा। ये आंकड़े बिना किसी लाग लपेट के जमीनी हकीकत को सामने रख देते हैं। तो पहला सिग्नल बिल्कुल साफ है, चुनौती का पैमाना। जीतने के लिए 10,000 से 12,000 वोटों का स्विंग चाहिए। मतलब लगभग 10 से 12% वोट शेयर अपनी तरफ खींचना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चुनौती है जिसे पार करने के लिए एक असाधारण रणनीति चाहिए होगी। दूसरा सिग्नल छिपा है यहां के वोटिंग पैटर्न में। देखिए, यहां कोई भी सिर्फ एक समुदाय के दम पर नहीं जीत सकता। जीतना है तो बहुसंख्यक बोडो समुदाय और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच भरोसे का एक पुल बनाना ही होगा। इसके बिना चुनावी गणित काम नहीं करेगा। और तीसरा सिग्नल जो शायद सबसे अहम है, वो है संगठनात्मक कमजोरी। मतलब पार्टी और जनता के बीच का जो जमीनी कनेक्शन है वो टूट चुका है। और जब जड़ें ही कमजोर हो जाएं, तो विश्वास और वोट दोनों का घटना तय है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, राजनीतिक पतन का विश्लेषण। सवाल बहुत सीधा है। एक पार्टी जो कभी 55% से ज्यादा वोट लेकर जीतती थी, वो आखिर शून्य तक कैसे पहुंच गई? ये किसी एक व्यक्ति की नाकामी नहीं, ये पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। ये आंकड़े अपने आप में एक बुरी कहानी कहते हैं। 2001 में करीब 55% वोट शेयर, और फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। 2021 तक आते आते शून्य। हुआ क्या? इस दौरान बीपीएफ और यूपीपीएल जैसी ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों ने बोडो पहचान के मुद्दे को मजबूती से पकड़ा। ये सिर्फ वोटों का शिफ्ट नहीं था, ये लोगों की उम्मीदों और पहचान का शिफ्ट था। पतन का दूसरा बड़ा कारण है जमीन से पकड़ का खत्म हो जाना। सोचिए, पहले एक वक्त था जब हर ब्लॉक में पार्टी का दफ्तर होता था, कार्यकर्ता होते थे, लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। और आज पार्टी बस एक नाम बनकर रह गई है, जो दूर राजधानी से चलती है। जब लोगों के पास अपनी बात कहने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं होगा, तो वो जुड़ाव कैसे महसूस करेंगे? और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य तस्वीर में आते हैं।
देखिए, हमारे संविधान की बुनियाद इंसानी गरिमा पर टिकी है और इसमें अपनी बात रखने और सुने जाने का अधिकार भी शामिल है। तो जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम लोगों की शिकायतें सुनने का मंच ही खत्म कर दे, तो ये सिर्फ एक संगठनात्मक नाकामी नहीं है, ये उस बुनियादी अधिकार को नजरअंदाज करना है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब लोगों की आवाज सुनी जाए। तीसरा कारण है कहानी का मेल ना खाना। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बातें हो रही हैं नागरिकता की, पहचान की, लेकिन गोसाई गांव में एक आम इंसान की फिक्र क्या है? उसकी फिक्र है रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य। जब आपकी कहानी और जनता की जरूरत के बीच इतना बड़ा गैप हो, तो कनेक्शन बन ही नहीं सकता। एक मजबूत विकल्प न दे पाने की वजह से जो खालीपन पैदा हुआ, उसे दूसरों ने भर दिया। तो चलिए अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, यानी मतदाता की आवाज। आखिर गोसाई गांव के लोग चाहते क्या हैं? उनकी जरूरतें क्या हैं? ये जो आप देख रहे हैं, ये शिकायतों का एक हीट मैप है, और इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा मुद्दा है वो है बेरोजगारी और नौकरियां। 5 में से 5 स्टार। इसके बाद आते हैं हेल्थ केयर, शिक्षा, पानी। हाँ, एनआरसी को लेकर चिंता है, बिल्कुल है, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई इन बुनियादी जरूरतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही वो मुद्दे हैं जिनसे उन्हें हर रोज जूझना पड़ता है। तो सवाल बहुत साफ है, क्या बड़े बड़े नारों से इन घर गृहस्थी से जुड़े मुद्दों का पेट भर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जीत का रास्ता इन्हीं समस्याओं के समाधान से होकर जाता है। कोई भी रणनीति जो इन असल मुद्दों से शुरू नहीं होती, उसका फेल होना तय है। सीधी सी बात है। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, अब समाधान क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, पुनर्निर्माण का एक 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन के लिए एक रोड मैप है। ये 90 दिन का प्लान 4 सीढ़ियों जैसा है। पहली सीढ़ी 90 दिन पहले, लोगों की सुनो, एक स्थानीय उम्मीदवार चुनो और सुनवाई यात्रा शुरू करो। दूसरी सीढ़ी 60 दिन पहले, जमीन पर काम दिखाओ, एक लोकल मैनिफेस्टो लाओ, लोगों की मदद के लिए कैंप लगाओ। तीसरी सीढ़ी 30 दिन पहले, अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, घर घर जाकर डिजिटल तरीकों से। और आखिरी सीढ़ी चुनाव से 7 दिन पहले, वोटरों को पोलिंग बूथ पर लाओ। देखिए, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। सुनो, करो, बताओ और फिर संगठित करो। और इस पूरी रणनीति के लिए एक खास तरह के उम्मीदवार की जरूरत है। हम इसे कहते हैं आउटसाइडर इनसाइडर फ्यूजन। इसका मतलब है एक ऐसा स्थानीय आदिवासी नेता जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी जड़ें समाज में गहरी हो लेकिन सोच नहीं हो, जो स्थानीय भाषा में बात कर सके और विकास और स्वायत्तता दोनों मुद्दों को एक साथ लेकर चल सके। ऐसा ही कोई व्यक्ति भरोसे की कमी को दूर कर सकता है। और ये सब कुछ एक ही चीज पर खड़ा है, विश्वास। खास तौर पर जब आप एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काम कर रहे हों, जहां लोगों के व्यक्तिगत दस्तावेज और उनके गहरे डर जुड़े होते हैं। भारत का जो डेटा संरक्षण कानून है, वो भी ये कहता है, गोपनीयता, सहमति और गरिमा सबसे ऊपर हैं। अगर कोई संस्था मदद के नाम पर किसी का डेटा ले रही है, तो उस डेटा की सुरक्षा और सम्मान उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विश्वास इसी तरह बनता है। और अंत में ये एक शांत लेकिन बहुत साफ चेतावनी है। ये आंकड़े एक राजनीतिक संगठन की हेल्थ रिपोर्ट की तरह हैं। इसके 4 स्तंभ होते हैं: चुनावी चेहरा, संगठन, कहानी और संसाधन। और फिलहाल संगठन और संसाधन वाले स्तंभ कमजोर हैं। इस नींव को दोबारा खड़ा करने में वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये कोई जीत की गारंटी नहीं है। ये बस एक नक्शा है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तो खुद ही तय करना पड़ता है। लेकिन ये नक्शा एक उम्मीद जरूर देता है कि विभाजन की राजनीति से हटकर लोगों की जरूरतों के शासन की तरफ लौटा जा सकता है। लोगों से दोबारा जुड़ने का, उनकी बात सुनने और उसे हल करने का रास्ता। असली राजनीति शायद यही है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 080042041602 पर संपर्क करें। राजनीति से परे उद्देश्य।